नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो हमारी शुरू हो गई है। ठीक है, जो भी हैं हमारे ग्रुप में सभी का स्वागत है। तो एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या 26 है। अब की बार नेट जरा प्यार दोस्तों, टेस्ट दो 100 में से 60 सही तो चेहरा पक्का। तो हमारे जो स्वागत करते हैं उनका समा अंजुन जी वेलकम, सहवर रफीक जी वेलकम, रवि जी वेलकम, ज्योति बब्बर जी वेलकम और शिव कुमार जी वेलकम, धनराज चौधरी जी, भाग्यश्री राणा जी वेलकम सभी का, मंजली खटाना जी वेलकम आपका, सुमन जी वेलकम, हिमांशु शर्मा जी वेलकम, विश्व यादव जी वेलकम, ज्योति काजला जी वेलकम, संजू वर्मा जी वेलकम, मौसम के जी वेलकम, शिवानी जी वेलकम, रविंद्र रंधावा जी वेलकम, मीना कुमारी जी वेलकम, राहुल जयदेव जी वेलकम, सौरभ जी सौरभ बिंदे जी वेलकम, ज्योति बब्बर, मोनिका जी वेलकम, मोनिका जाखड़ जी वेलकम। दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हमारा नाम आप जानते होंगे, देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार JR 4 बार नेट। हमारा नंबर है 8755475312 पर। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों ज्वाइन का बटन यहाँ है, मेंबरशिप ले सकते हैं और लाइव चैट यहाँ है। दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, पहला सवाल ये रहा, 10 सेकंड का समय है दोस्तों, प्लीज स्पीड से चलेंगे हम। ठीक है, हमें स्पीड से चलना है। ठीक है, नीलम जी वेलकम और मोनी कुमारी झा, शोभा कुमारी जी वेलकम। तो दोस्तों पहला सवाल है, शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर विश्वविद्यालयों के प्रकार निम्नलिखित में से क्या है? पहला, केंद्र एवं राज्य शासित विश्वविद्यालय। दूसरा, पारंपरिक एवं मुक्त विश्वविद्यालय। तीसरा, प्राथमिक एवं द्वितीय विश्वविद्यालय। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 10 सेकंड है आपके पास में कमेंट करने के लिए, बिल्कुल धुआंधार कर दो आप। ठीक है, स्पीड में। हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम, प्रिया कल्याणकर जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले सवाल का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि पारंपरिक एवं मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने, संबद्ध विश्वविद्यालय का तात्पर्य है। पहला, ऐसे विश्वविद्यालय जिनके द्वारा पाठ्यक्रम लागू किए जाते हैं एवं परीक्षाओं का संचालन किया जाता है। दूसरा, ऐसे विश्वविद्यालय जिनके केंद्रीय परिसर में शिक्षण कार्य होकर संबद्ध महाविद्यालयों में संपन्न होता है। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बस आपको स्पीड से चलना है। ठीक है, हम भी स्पीड से चलेंगे। राहुल सिंह जी वेलकम, ज्योत्साना मेहतो जी वेलकम। दोस्तों दूसरे सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तीसरा सवाल आपके सामने, एकात्म शिक्षण महाविद्यालय निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? पहला पहला है संबद्ध विश्वविद्यालय को, आवासीय विश्वविद्यालय को, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों तीसरे सवाल का सही आंसर है आवासीय विश्वविद्यालय को। चौथा सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? 1989, 1990, 1992। उपरोक्त में से कोई नहीं। आरपी मौर्य जी वेलकम, मैम आपका भी वेलकम, जो जयंत सरकार जी वेलकम, निवास शेखर जी वेलकम, रेखा चौधरी जी वेलकम। दोस्तों राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना जो की गई थी दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, 1989 में। ठीक है, पांचवा सवाल, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? दोस्तों फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल एजुकेशन
रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1955, 1960, 1961 या उपरोक्त में से कोई नहीं। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? नीलम जी आपका वेलकम, नमस्कार। नीलम जी सभी का मैंने स्वागत कर दिया पहले ही, ठीक है, आपका भी किया था, शायद आप अवेलेबल नहीं थी। दोस्तों सही आंसर है 1961 में, ठीक है, 1961 में। छठा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा की जांच हंटर आयोग द्वारा की गई? दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा? ठीक है दोस्तों, हंटर आयोग जो जिसने जांच की थी वो थी प्राथमिक शिक्षा की, तो छठे का सी। सातवां सवाल, निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मैकाले? दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। अनिता राणा जी वेलकम। दोस्तों हिस्ट्री वालों के लिए बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है, थॉमस रेले इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। आठवां सवाल आपके सामने, अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम प्रधान दृष्टिकोण या शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण? अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? दोस्तों सही आंसर है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। नौवां सवाल आपके सामने, शिक्षा के औपचारिक साधन क्या होते हैं? प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित, अप्रत्यक्ष एवं पारंपरिक, निरर्थक एवं उद्देश्य विहीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। संजय कुमार जी वेलकम, नमस्ते। दोस्तों नौवें सवाल का सही आंसर है, शिक्षा के औपचारिक साधन है प्रत्यक्ष एवं सुनिश्चित। 10वां सवाल है दोस्तों, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, बता देना अगर स्पीड ज्यादा हो तो, ठीक है। कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया? 1964, 1965, 1970 या 1975 में? अमन जी वेलकम, अफरोज जी वेलकम, ठीक है। दोस्तों सही आंसर है 10वीं का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1964 में, ठीक है। 11वां सवाल, वर्तमान में कौन शिक्षा का सशक्त माध्यम है? कंप्यूटर, संचार, पत्राचार या टेक्नोलॉजी में से कोई नहीं? ठीक है, वर्तमान में कौन शिक्षा का सशक्त माध्यम है? तो 11वें सवाल का सही आंसर है संचार, ठीक है। 12वां सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं? छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सही आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है। 13वां सवाल है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा प्रसार का दायित्व सौंपा? भारतीय संसद, ब्रिटिश संसद, भारतीय जनता और भारतीय न्यायाधीश? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शिक्षा प्रसार का दायित्व सौंपा? दोस्तों सही आंसर 13वें का ब्रिटिश संसद, ठीक है। 14वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नीति प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए अपनाई गई? शिक्षा के विकेंद्रीकरण, सत्ता के विकेंद्रीकरण, निशुल्क शिक्षा समिति और नीति या अनिवार्य शिक्षा नीति? निम्नलिखित में से कौन सी नीति प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए अपनाई गई? दोस्तों वैसे तो आप 12वीं में डी लगा रहे हैं, वो इनमें से ही छांटना था। अगर वैसे 12वीं अगर ये होता कि कौन सा ठीक नहीं है, दोस्तों वैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, ठीक है।
दोस्तों 14वें सवाल का जो सही आंसर है शिक्षा के विकेंद्रीकरण, ठीक है। 15वां सवाल, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का कानून कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2008, 1 अप्रैल 2010, 1 मई 2009 या इनमें से कोई नहीं? मीनू मलिक जी वेलकम। तो दोस्तों सही आंसर है 15वें का ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2010 में। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समिति शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है? विश्वनाथ समिति, हरटोक समिति, यशपाल समिति और अशोक मेहता समिति। कौन सी समिति शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है? दोस्तों सही है ऑप्शन नंबर सी, यशपाल समिति। 17वां सवाल, हरटोक समिति की स्थापना कब हुई? 1927, 28, 1930 से 1935 में। हरटोक समिति की स्थापना कब हुई? हरटोक समिति की स्थापना, तो दोस्तों सही आंसर है 17वें का ऑप्शन नंबर बी, 1928 में, ठीक है। और 19वां सवाल है, ये 17वां, ये 18वां सवाल। दोस्तों 18वां सवाल है, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 के अंतर्गत उच्च शिक्षा में नामांकन दर का लक्ष्य क्या रखा गया है? 5%, 10%, 15 या 20%? दोस्तों क्या रखा गया था, ठीक है। तो दोस्तों 18वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15% था। 19वां सवाल, दिल्ली विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? राज्य विश्वविद्यालय, केंद्रीय, आंशिक केंद्रीय विश्वविद्यालय या उपरोक्त में से कोई नहीं? दिल्ली यूनिवर्सिटी दोस्तों कैसा विश्वविद्यालय है? दोस्तों सही आंसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी या केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। 20वां सवाल आपके सामने, आवासीय विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? एकात्मक शिक्षण महाविद्यालय, प्राथमिक शिक्षण महाविद्यालय, औपचारिक शिक्षण महाविद्यालय या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों बिल्कुल भी अपने आप को समय मत दो, ठीक है। आप जितना भी दिमाग को रेस्ट दोगे, इतने बेकार की चीज जो है अपने दिमाग में घुसेंगी, ठीक है। इसलिए मैं बिल्कुल स्पीड से चल रहा हूँ। धर्मेंद्र कुमार जी वेलकम। स्पीड से चलो बस, यानी कि अपने दिमाग को दोस्तों बिल्कुल भी फुर्सत मत दो। दोस्तों सही आंसर है 20वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एकात्म शिक्षण महाविद्यालय। 21वां सवाल आपके सामने, सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के सर्वाधिक निकायों की स्थापना की है, ठीक है। तर्क है भारत में, तो थोड़ा सा ये कट गया है मेरे ख्याल से स्लाइड बनाने में। 1 मिनट में बता रहा हूँ इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है भारत सरकार की शिक्षा की गुणवत्ता, ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा के संवैधानिक निकाय की स्थापना की है, क्योंकि भारत में कुछ शैक्षणिक संस्थान ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करते हैं। तो दोस्तों 21वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर है। 12वां सवाल आपके सामने, हिफा उच्चतर शिक्षा वित्तीय अभिकरण की स्थापना के पीछे भारतीय सरकार का उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पहला, देश के प्रमुख संस्थानों की अवसंरचना में सुधार हेतु। दूसरा, संकाय की शोध परियोजना हेतु। तीसरा, भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के बीच शोध सहयोग हेतु। और चौथा, भारतीय संस्थानों और उद्योगों के बीच शोध सहयोग हेतु। दोस्तों सही आंसर है 22वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देश के प्रमुख संस्थानों की अवसंरचना में सुधार हेतु।
23वां सवाल आपके सामने है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अधीन हुई थी? 1956, 1949, 1944 और 1968। यूजीसी की स्थापना दोस्तों किस अधिनियम के अधीन हुई थी? तो दोस्तों सही आंसर है 1956 के। ठीक है दोस्तों, वैसे तो ये 1953 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1953 में, परंतु दोस्तों ये जो संसद के अधिनियम जो स्थापित हुआ था वो 1956 में हुआ था। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। 24वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परंपरागत शिक्षा का एक आवश्यक घटक है? पुस्तकों से सीखना, शिक्षक से सीखना, चिंतन से सीखना या उपरोक्त में से अनुदेशात्मक सामग्री के माध्यम से सीखना। तो दोस्तों 24वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक से सीखना। ठीक है, 25वां सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई है? इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर नई दिल्ली, मिथिक सोसाइटी बंगलोर, नेशनल बाल भवन नई दिल्ली, चौथा है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली। तो दोस्तों 25वें सवाल का सही आंसर है नेशनल बाल भवन नई दिल्ली। ठीक है, 26वां सवाल आपके सामने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निम्नांकित निकाय सम्मिलित है? पहला प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, दूसरा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग, तीसरा महिला एवं शिशु विकास विभाग, और चौथा ऊपर लिखित सभी। दोस्तों आज के पेपर में भी आया था। ठीक है, MHRD को जो बदला गया है वो किस रूप में बदला गया है दोस्तों? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। MHRD। तो दोस्तों सही आंसर है, ठीक है, 26 में का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। 27वां सवाल आपके सामने, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है? प्रशासन, नीति निर्माण, वित्त और पाठ्यचर्या विकसित करना। संजय जी करंट से बनाए चलो ठीक है, करंट से बनाएंगे। ठीक है, कुछ सवाल भेजते हैं आपको करंट से। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ है? तो दोस्तों 27वें सवाल का सही आंसर है नीति निर्धारण। 28वां सवाल आपके सामने, कोठारी आयोग प्रतिवेदन का शीर्षक था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, लर्निंग टू बी एडवेंचर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, चौथा है लोकतंत्र में शिक्षा एवं समाजीकरण।
दोस्तों 28वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। 29, भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या बताइए। 10, 7, 8, 9। तो दोस्तों सही आंसर है 29 का ऑप्शन नंबर बी 7, पहले 6 थे। ठीक है। 30वां सवाल, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ है? धर्मशाला, शिमला, सोलन या चंडीगढ़? IISc, ठीक है, IISc। तो दोस्तों सही आंसर है ये है शिमला में, ठीक है, मोहन शर्मा जी के पास में। 31, भारत में अधिकतर विश्वविद्यालय पहला शिक्षण तथा शोध कार्य करते हैं, दूसरा महाविद्यालयों को संबद्ध करते हैं, तीसरा शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं, चौथा केवल शोध को प्रोत्साहन देते हैं। दोस्तों सही आंसर है 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण शोध करते हैं तथा परीक्षा कराते हैं। 32, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? NCERT, UGC, NAAC यानी कि नेक, ठीक है, और NUEPA, न्यूपा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? दोस्तों बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है सवाल। ठीक है। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूपा। ठीक है, नई दिल्ली में है ये। 33वां सवाल आपके सामने, दक्षिणी साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू, कोलंबो? तो दोस्तों 33वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये है नई दिल्ली में, द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो है नई दिल्ली में है। 34, शिक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र आयोग के अध्यक्ष के रूप में यूनेस्को को प्रस्तुत की गई जैक्स डिलोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक था। पहला मिलेनियम डेवलपमेंट रिपोर्ट, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, तीसरा वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल, चौथा इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन रिपोर्ट। रोहित जायसवाल जी वेलकम। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 34वें का बी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। 35, डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952, 55, 60 या 64? DS कोठारी। तो सही आंसर है कोठारी आयोग जो है 1964। ठीक है। मुदालिर आयोग 1962। ठीक है। NCERT 1961। और दोस्तों UGC 1956। ठीक है। 36वां सवाल आपके सामने, भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में किन्हें सर्वोत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया है? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, हैदराबाद विश्वविद्यालय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान? भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में किन्हें सर्वोत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया है? तो दोस्तों सही आंसर है 36 में का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पहला IIT दिल्ली,
IIT बॉम्बे, और दोस्तों ऑप्शन नंबर 6 भारतीय विज्ञान संस्थान IIS। ठीक है। 37 निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया? राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग और आचार्य राममूर्ति समिति। आचार्य राममूर्ति समिति। दोस्तों राधाकृष्ण आयोग 1948, ठीक है, मुदालियर 1952, कुठारी 1964, और दोस्तों जो आचार्य राममूर्ति जो समिति आई थी दोस्तों, ठीक है, 1986। ठीक है। दोस्तों 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग। ठीक है। 38 आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1957, 1857, 1945 या 1964? दोस्तों हमारे बैच में देख लो 85 सदस्य हैं, और जो पता ना कब पढ़ेंगे वो, उनकी सोच क्या हिसाब की है पता नहीं पड़ रहा है भाई। दोस्तों उन्होंने हर बार पढ़ा है जैसे पढ़ रहे हैं, और अब भी ऐसे पढ़ रहे हैं दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। बताइए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है यूट्यूब का, इतनी अच्छी तैयारी करा रहे हैं, फिर भी नहीं बदल रहे हैं। बताओ क्या होगा उनका? तो 38 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1857। 39 कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सार्जेंट आयोग। दोस्तों जरूरी नहीं है कि दोस्तों के आप जो है थ्योरी पढ़ो इस टाइम, और जो है यूट्यूब वगैरह जो इतने महत्वपूर्ण सवाल लाते हैं उनको मत देखिए। दोस्तों दुनिया देखती है, और दुनिया देखो अन अकेडमी पर है और कुछ कोचिंग करा रहे हैं ऑनलाइन दोस्तों, उनसे पढ़ कर, लेकिन पढ़ कर निकल रहे हैं। और दोस्तों जो घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उनसे बढ़िया काम करके दिखा रहे हैं वो। तो उनकी सोच सोच की बात है दोस्तों ये। ठीक है। 39 का सही आंसर है भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है। 40वां सवाल है, शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य कौन सा है? पहला, छात्रों को ज्ञान के साथ व्यवसाय के लिए तैयार करना। दूसरा, उदार शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा में बदलना। तीसरा, सामान्य शिक्षा के बजाय व्यवसायिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देना। और चौथा, उदार शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि अगर 6 महीने पढ़कर एक बार एग्जाम दोगे दोस्तों 100% भूलोगे आप। ठीक है। और दोस्तों अगर आप 6 महीना में लगातार पेपर दोगे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि आपका जो दिमाग है ना दोस्तों उसको कैप्चर कर लेगा। और 6 महीना पढ़ोगे और एक बार टेस्ट दोगे दोस्तों, दिमाग से दोस्तों उतर जाता है। ठीक है। तो आपने दिमाग को पुख्ता करने के लिए ये यूट्यूब जैसा जो है प्लेटफॉर्म इसको करना चाहिए। ठीक है। तो 40 में दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उदार शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाना। 41 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये देखो, औपचारिक उद्घाटन हुआ था 1953 में, 28 दिसंबर 1953 को। और दोस्तों ये संसद के बाद में जो अधिनियम बना था 1956 का, तब ये स्थापित किया गया था, परमानेंट किया गया था। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर हो गया। अनौपचारिक उद्घाटन हुआ था 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी का। ठीक है। और 1956 में इसको संसद द्वारा पारित और ये पारित किया गया था। ठीक है। तो पहला श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 41 सवाल है। ठीक है। तो दोस्तों सही आंसर है श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों ये इसके जो है पहले अध्यक्ष हैं। बहुत बड़ी फोटो लग रही है दोस्तों, मैं देख के आया था। ठीक है। बहुत बड़ी फोटो लग रही है इनकी। ठीक है। 42 निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थानों का चयन कीजिए।
एशियाटिक सोसाइटी, मद्रास संस्कृत कॉलेज, तेजपुर विश्वविद्यालय और मिथिक सोसाइटी। भारत में प्राच्य अधिगम संस्थानों का चयन कीजिए। दोस्तों जो भी हमारी वीडियो को नहीं देख रहे हैं हमारे बैच के, उनसे मैं बोला चाहता हूँ अपनी सोच को चेंज कर लो यार, अब भी टाइम है, मान जाओ। नहीं वरना दोस्तों अपने दिमाग के सामने वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं, इतना मेहनत करवा रहे हैं दोस्तों फिर भी नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मान जाओ मान जाओ मान जाओ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट समय है, अपनी दिमाग को पुख्ता कर लो, जो जानकारी आपने कलेक्ट की दोस्तों उसको पुख्ता कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, वीडियो देख लो, मान जाओ। ठीक है दोस्तों, वो नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, अदरवाइज क्या होगा दोस्तों, अब पढ़ रहे हैं कोई काम आ गया, रीसेट हो गया सारा सिस्टम। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया, दिक्कत यही है दोस्तों, मुझे पता है यही दिक्कत है। ठीक है, तो 42 में सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ठीक है, 43 है, निम्नलिखित से उस कालावधि को चुनिए जिसमें भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना। गुप्त काल, बुद्ध काल, मुगल काल या ब्रिटिश काल। दोस्तों सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुप्त काल। ठीक है, और दोस्तों शिक्षा का जो शिक्षा के में जो घटोतरी हुई, ठीक है, वो थी मुगल काल में। दोनों ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। शिक्षा का, भारत शिक्षा उच्च शिक्षा का केंद्र बना गुप्त काल। और दोस्तों ये जो सवाल था, किस काल में भारतीय शिक्षा की अवनति हुई, ठीक है, मुगल काल में। 44, सामुदायिक महाविद्यालयों में प्रावधान है एकल प्रवेश, संपत्ति प्रवेश, स्व वित्त पोषित प्रणाली या घर पर शिक्षण। ठीक है, सामुदायिक महाविद्यालयों में प्रावधान है दोस्तों, सही आंसर है क्या है, समवर्ती प्रवेश। ठीक है, 45, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू। वैदिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम था दोस्तों, वैदिक जो शिक्षा पद्धति थी वो थी संस्कृत पर। ठीक है, संस्कृत। 46, व्यापार और सेवा पर सामान्य समझौते। गेट्स के अनुसार उच्च शिक्षा में एक सामग्री होनी चाहिए, घरेलू सार्वजनिक क्षेत्र, घरेलू निजी क्षेत्र, गैर व्यापार क्षेत्र, वैश्विक बाजार स्थान। दोस्तों सही आंसर 46 का ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक बाजार स्थान। 47, निम्नांकित में से कौन सा अनुक्रम महाविद्यालय स्तर के शिक्षण कार्यक्रमों हेतु परिणाम आधारित पाठ्यक्रम को प्रदर्शित करता है। पहला, विषय वस्तु शिक्षण अधिगम, अधिगम परिणाम या मूल्यांकन। दूसरा, वांछित अधिगम परिणाम, विषय वस्तु शिक्षण अधिगम, आकलन और मूल्यांकन। तीसरा, शिक्षण अधिगम, विषय वस्तु अधिगम परिणाम और मूल्यांकन। चौथा है विषय वस्तु वांछित अधिगम परिणाम, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन और आकलन। दोस्तों जो वीडियो नहीं देखते ना उसके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं शिक्षण विधियां नहीं पढ़ी उन्होंने अभी ढंग से। दोस्तों आप जो देख रहे हैं ना ये वीडियो हमारी, ये पता है ये जो है दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री का रूप है। और दोस्तों शिक्षण में कहा गया है शिक्षण का सबसे बेस्ट रूप है शिक्षण और श्रव्य और दृश्य सामग्री। क्योंकि दोस्तों आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तीन तरीके से आपको माइंड पर फोकस पड़ रहा है, तो दोस्तों ये आपको परमानेंट याद हो जाएगा। ठीक है, और जब आप बुक पढ़ते हो दोस्तों वहां पर होता है केवल दृश्य, ओनली दृश्य। ठीक है, इसलिए दोस्तों मार खाते हैं लोग बाग।
दोस्तों 47 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वांछित अधिगम, परिणाम, विषय वस्तु, शिक्षण अधिगम, आकलन और मूल्यांकन। 48, इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? पहला, भारतीय समाज विज्ञान और अनुसंधान परिषद, ICSSR, ठीक है। दूसरा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, UGC। तीसरा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, DST। चौथा, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और शिक्षण प्रशिक्षण परिषद, NCERT। इंस्पायर स्कॉलरशिप का किस एजेंसी से वित्त पोषण होता है? तो दोस्तों सही आंसर है 48 का ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, DST। 49, जो विश्वविद्यालय अपने निजी चैनल द्वारा शैक्षिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है वह है। दोस्तों ये आज भी एग्जाम में आया है, ठीक है। पहला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इग्नू यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। दोस्तों आज का ये सवाल है। देखो देखो मैं बोल रहा हूँ और कुछ लोग गायब हो गए, ठीक है। ये होता है दोस्तों, कुछ लोग हमारे ग्रुप के सदस्य यार अजीब अजीब है। उनको बोलता हूँ कि ये सही है दोस्तों, वो जो वीडियो देखना छोड़ देते हैं। तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इग्नू। दोस्तों इग्नू का अभी चल रहा था कि जो इग्नू द्वारा चलाया गया चैनल कौन सा है? दोस्तों वो था एकलव्य, ठीक है। एकलव्य हमारे उसमें कराया था और देख लो वो हमारे उसमें आ गया, ठीक है। 50वां सवाल, कॉलम ए को कॉलम बी से जोड़ना है। विद्या, ठीक है, व्यवसायिक, अकादमिक, तकनीक और कौशल आधारित। कॉलम बी में पाठ्यक्रमों का नाम, इंजीनियरिंग, स्थापत्य। दूसरा, बढ़ईगिरी और सिलाई। तीसरा, औषधि विधि। चौथा, कला वाणिज्य। जी आज ही आया था। देखो हमने अपने बैच में जो पेपर फर्स्ट का ग्रुप है उसमें कराया था वो सवाल, ठीक है, एकलव्य। और दोस्तों जो ज्ञान दर्शन भी कराया था, ठीक है, और ज्ञानवाणी भी कराया था, सब करा दी दोस्तों। तो 50वें सवाल दोस्तों, बढ़िया सवाल है। 50वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि व्यवसायिक। ऑप्शन नंबर सी, औषधि और विधि, ठीक है। एकाडमिक, ऑप्शन नंबर 4, कला वाणिज्य। तकनीकी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंजीनियरिंग, स्थापत्य और कौशल आधारित, ये है बढ़ई और सिलाई। 51, 51वां सवाल है, भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय है? यशवंत राय चव्हाण, महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक। दूसरा, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय पटना। तीसरा, भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद। चौथा है तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय चेन्नई। भारत में स्थापित पहला मुक्त विश्वविद्यालय, दोस्तों जैसे अब मैं बोल रहा हूँ आप देख भी रहेंगे, ठीक है, तो ये दोस्तों आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। कौन सा है? 51 में सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद। 52वां सवाल, ठीक है, NAAC यानी कि नेक, ठीक है दोस्तों, नेक किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित है? ICSSR, ठीक है, CSIR। दूसरा, AICTE और चौथा है UGC। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, UGC, ठीक है। UGC के तहत जो है नेक का स्थापित हुआ था, नेक, ठीक है। 43 है, CIET निम्नलिखित में से किसका सूचक है? सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी।
चौथा सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एविएशन तकनीक। पूनम देवी जी वेलकम। दोस्तों 53वें सवाल का जो सही आंसर है वो है CIET की जो फुल फॉर्म दोस्तों वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। 54वां सवाल आपके सामने, इंजीनियरिंग प्रत्ययन निकायों के लिए अंतर्राष्ट्रीय करार वॉशिंगटन समझौते में भारत का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? UGC, नेक, भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद या NBA। ठीक है, NBA। तो NBA की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ठीक है दोस्तों, 54वें का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, NBA। ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। 55वां सवाल आपके सामने, किस आयोग की सिफारिश पर 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई थी? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राममूर्ति आयोग या मंडल आयोग, मंडल कमीशन। दोस्तों 55वें सवाल का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 1964 में जो है कोठारी आयोग स्थापित हुआ था दोस्तों, उसकी सिफारिश पर। ठीक है, 1968 में एक नीति बनी थी जिसमें 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई थी। ठीक है, 56वां सवाल आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा विश्वविद्यालय द्वय पद्धति का नहीं है? पहला दिल्ली विश्वविद्यालय, बंगलौर विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों ये एक ही मोड में पढ़ाता है, वह है ओनली डिस्टेंस मोड में। ठीक है, आप समझ गए होंगे, डिस्टेंस मोड में पढ़ाता है, दूसरे मोड में नहीं पढ़ाता ये। 57वां सवाल, वर्स्टेहेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया? जर्मन समाज विज्ञानी, अमेरिकी दार्शनिक, ब्रिटिश अकादमिक विज्ञान, चौथा है इतालवी राजनीतिक विश्लेषक। वर्स्टेहेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया? दोस्तों सही आंसर 57 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जर्मन समाज विज्ञानी ने। 58वां सवाल आपके सामने, मूल्य विकास के चरण और सेकंड में है मूल्य शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विशेषता है। तो पहला है मूल्य संग्रहण, मूल्य आकलन, मूल्य स्पष्टीकरण और मूल्य सुदृढ़ीकरण। पहला है अनुकरण हेतु अवसर प्रदान करना, दूसरा मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से चरित्रीकरण, तीसरा आंतरिक मूल्यांकन हेतु संकेत प्रदान करना, चौथा अन्य मूल्यों के प्रति अभिमुखीकरण, पांचवा परिचर्चा तथा बहस। तो दोस्तों सही आंसर 58 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, यानी कि पहले का पहला, मूल्य संग्रहण, अनुकरण हेतु अवसर प्रदान करना, मूल्य आकलन दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, आंतरिक मूल्यांकन हेतु संकेत प्रदान करना ऑप्शन नंबर मूल्य स्पष्टीकरण। ठीक है, सी है ऑप्शन नंबर 4, अन्य मूल्यों के प्रति अभिमुखीकरण ऑप्शन नंबर 4 है,
मूल्य सुदृढ़ीकरण, दोस्तों सही है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से चरित्रीकरण। 59वां सवाल, निम्नांकित में से किसे 2 अक्टूबर 1978 महात्मा गांधी का जन्म दिवस को प्रारंभ किया गया था? पहला, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एडुसेट, प्रथम शैक्षिक रेडियो चैनल, और चौथा है 10+2+3 योजना। निम्नांकित में से किसे 2 अक्टूबर 1978 को प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, 1978 में ये प्रारंभ किया गया था। 60वां सवाल आपके सामने, भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार का प्रबंध करता है। अनुच्छेद 30(1), अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 33 से अनुच्छेद 16(2). दोस्तों ये 100% आ सकता सवाल है, ठीक है, इसे ध्यान से समझ लेना। भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार को प्रबंध करता है। दोस्तों सही आंसर है अनुच्छेद 30 फर्स्ट, ठीक है। 61वां सवाल है, सामान्यतः 5 साल की समाप्ति के पहले लोकसभा की निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। 100 सवाल है मैडम जी, 100 सवाल, ठीक है, 100 सवाल है, इसलिए थोड़ी तेज गति से चल रहे हैं। दोस्तों सामान्यतः 5 साल की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? ठीक है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 साल से पहले भी। तो सही आंसर है प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। 62, आमतौर पर भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों का विजिटर कौन है? पहला, भारत का प्रधानमंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों सही आंसर है 62वें का भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। 63, राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद विधेयक पारित कर सकती है? पहला, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर, दूसरा, अपेक्षित संवैधानिक संशोधन के पश्चात, तीसरा, राज्य विधानसभाओं में सहमति का अभाव, और चौथा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर। राज्य सूची, दोस्तों 3 सूची होती है, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची संविधान में। राज्य सूची में शामिल विषयों पर संसद विधेयक पारित कर सकती है। दोस्तों 63 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी, 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर, ठीक है। 64, भारतीय संसद में किसे अपना विचार रखने की अनुमति दी जा सकती है? कोई भी विधायक, थल सेना प्रमुख, भारत के महाधिवक्ता, या दिल्ली के महापौर। भारतीय संसद में किसे अपना विचार रखने की अनुमति दी जा सकती है? तो दोस्तों 64वें का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर, भारत के महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। परंतु दोस्तों ये जो है संसद में वोट नहीं कर सकते, ठीक है, मत नहीं डाल सकते। 65, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, या ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 31। तो दोस्तों सही आंसर है अनुच्छेद
30। 66वां सवाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद की संयुक्त समिति द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 केंद्रीय चुनाव अधिकरण द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है 67। सूची फर्स्ट में संस्थाएं, सेकंड में कार्य। सूची फर्स्ट में संसद, C&AG यानी कि कैग दोस्तों ये। ठीक है संसद, कैग वित्त मंत्रालय और व्ययकारी विभाग। सेकंड में है बजट का निरूपण, बजट का अधिनियम, बजट का निष्पादन, व्यय की वैधता या आय का औचित्य। दोस्तों मजा आ रहा है ना तेज स्पीड में दिमाग को एक्टिव कर लो, बिल्कुल एक्टिव। दोस्तों अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप एकदम यानी कि नेट की एग्जाम के लिए एकदम आप परिपक्व हो चुके हो। ठीक है दोस्तों 67 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है संसद। ऑप्शन नंबर 3 बजट का निष्पादन। ठीक है कैग। और दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 4 बजट की व्यय की वैधता। ठीक है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी बजट का अधिनियम, और व्यवकारी विभाग ऑप्शन नंबर फर्स्ट बजट का निरूपण। ठीक है 68। सरकार ने संसद के नियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की है? दोस्तों सवाल बढ़िया है। सरकार ने संसद के नियम के द्वारा, मैंने पहले बता दिया सवाल। ठीक है 1980, 1948, 1950 से 1956। सूट एंड साइड हाँ संजय, रवि जी देखो अब इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत परिपक्व हो चुके हो आप, पढ़ते 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 पढ़ते। ठीक है थोड़ा सा भी मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल भी रेस्ट ना करें। ठीक है बीच में 68 का तो सही आंसर है 1968 या 1900 सॉरी 56, 1956। ठीक है 69। उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य है। पहला छात्रों को सूचना प्रदान करना, दूसरा छात्रों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना, तीसरा छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, चौथा छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करना। राहुल जयदेव जी आप गलत क्यों कर रहे हो? ये जो है अनौपचारिक स्थापना हुई थी 1953 में। ठीक है परंतु संसद के द्वारा जो पारित हुआ था वो 1956 में हुई थी। दोस्तों उच्च शिक्षा में अध्यापक की जो भूमिका लक्ष्य है दोस्तों 69 का सही आंसर है छात्रों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना। ठीक है 70वां सवाल, सूचना देने और प्राप्त करने का अधिकार की गारंटी भारत के संविधान की धारा में दी गई है। 19(2)(a), 19(16), 19(2) या 19(1) फर्स्ट। सूचना देने और प्राप्त करने का अधिकार की गारंटी भारत के संविधान की धारा में दी गई। दोस्तों ये सवाल आ सकता है, मैं बता रहा हूँ सवाल। ठीक है इंपोर्टेंट सवाल है। 70वें सवाल में दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है 19(2). ठीक है 71 निम्नलिखित में से कौन सा अधिमत ठीक है सही नहीं है? पहला शिक्षा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है। दूसरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय है। तीसरा एक कस्ब अधिकार आविष्कार अभिकल्प प्रतिलिप्यधिकार और ट्रेडमार्क समवर्ती सूची के विषय हैं। चौथा समाज विज्ञान में शोध से संबंधित भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद एक संवैधानिक निकाय है।
तो दोस्तों 71 का जो सही आंसर है दोस्तों, इसमें दो जो है गलत है। एक तो नंबर 2, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, समाज विज्ञान में शोध से संबंधित भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद एक संवैधानिक सांविधिक निकाय है। दोस्तों ये क्या संवैधानिक निकाय है, ठीक है। 72, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम से रक्षोपाय प्रदान करता है? पहला अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 बी, तीसरा अनुच्छेद 371 सी और चौथा अनुच्छेद 263। नागा परंपराओं और सामाजिक प्रथाओं को संसद के किसी भी अधिनियम में रक्षोपाय प्रदान करता है। दोस्तों सही आंसर है अनुच्छेद 371 ए। 73, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है? पहला सूचना का अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, सामाजिक अंकेक्षण, चौथा है न्यायिक सक्रियता। कौन सा सुशासन का उपकरण नहीं है दोस्तों? 73 में का सही आंसर है न्यायिक सक्रियता। 74, भारत के संविधान के किस भाग का प्रशासकों का की आचरण संहिता माना जाता है? ठीक है, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड या भाग 4? भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण आचरण संहिता माना जाता है? तो दोस्तों सही आंसर 74 में का डी, भाग 4। 75, तो 75 है ये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन होता है केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में, हिंदी में अंग्रेजी दोनों में, या ऑप्शन नंबर 4, संविधान के अष्टम परिशिष्ट में सम्मिलित सभी भाषाओं में? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों कभी कभी आप देखते होंगे कार्टून जो आते हैं, ठीक है, हमारे जो घर में जो बच्चे हैं, भतीजे हैं, वो दोस्तों कार्टून देखते हैं। एक बार मैं देख रहा था दोस्तों कि बच्चों कार्टून क्यों देखते हैं, क्या मिलता है। तो दोस्तों मैं देख रहा था एक चाइनीज एक कार्टून आ रहा था दोस्तों। एक गुरु था, एक शिष्य था। गुरु ने एक तलवार बनाई, दोस्तों ध्यान से समझना, गुरु ने बनाई एक तलवार। तलवार में एक शक्ति थी दोस्तों, ठीक है। अगर कोई आदमी, ठीक है, नेगेटिव सोचेगा तो दोस्तों वो काम नहीं करेगी, ठीक है। गुरु ने कहा कि दोस्त कि बेटा कि ये जो तलवार है, ये जो भी इंसान अपने मन में नेगेटिव सोचेगा उसके साथ ही नहीं देगी। तो दोस्तों एक राक्षस से उस बच्चे को लड़ना था, उसके गुरु शिष्य को। तो उस गुरु ने उसको तलवार दी कि बेटा जाओ और उसके लड़ो। तो दोस्तों वो लड़का इससे लड़ने आया, ठीक है, और तलवार उसके हाथ में थी। तलवार ये थी दोस्तों कि वो हार नहीं सकता, परंतु जो नेगेटिव सोचेगा वो हार भी सकता है। तो जो राक्षस था वो बहुत ताकतवर था, बहुत ताकतवर, इससे लड़के से ज्यादा ताकतवर। परंतु दोस्तों ये ये सोच रहा था कि भाई मैं इतना, ये बड़ा विशाल है, बहुत ही खतरनाक है, मैं कैसे जीतूंगा। दोस्तों वैसे सोच रहा था, परंतु और ये हारने लगा। तो गुरुजी बोले उनके दोस्तों, बेटा कि तू नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव मत सोच और मैदान में डटा रहे, और ये जो लड़ाई है जीत जाएगा। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आप दोस्तों मैदान में डटे रहो, चाहे मैं कितनी स्पीड में बोल रहा हूँ, ठीक है। मैदान में डटे रहो, नेट से डरो मत, बिल्कुल भी नेगेटिव बिल्कुल मत लाओ, डटे ही रहो दोस्तों, तलवार लेकर डटे रहो, ठीक है। और दोस्तों फिर देखना, जितनी पॉजिटिव थिंकिंग आप में होगी दोस्तों, नेट जेल कुछ नहीं है आपके सामने। तो दोस्तों यही मैं बता रहा हूँ, मैं ये मैदान में डटे रहो, ये दोस्तों मेरा उसूल है, मैं मैदान में डटता हूँ मैं, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में। और दोस्तों जो मेहनत करते हैं अच्छे अंक दोस्तों अवश्य मिलते हैं उनको। तो 75 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है
ऑप्शन नंबर सी हिंदी और अंग्रेजी में। 76 निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? पहला, भारत में संसद सर्वोपरि है। दूसरा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक जांच का अधिकार है। तीसरा, केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का बंटवारा है। और चौथा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद है। दोस्तों मैंने विद्वानों के थॉट पढ़ कर दोस्तों अपने आप को इम्प्रूव किया है, पॉजिटिव थिंकर बनाया मैं दोस्तों। मैंने अपने आप को, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचता दोस्तों। मैं खुद का गाइड हूँ, बता रहा हूँ, मैं खुद का गाइड हूँ। मेरे दोस्तों मेरा बैकग्राउंड बहुत ही कमजोर है, ठीक है। मेरे पीछे दोस्तों किसी ने मुझको ये सलाह नहीं दी कि ये करो ये करो दोस्तों। मैं खुद ही बढ़ता गया दोस्तों। वो कहते हैं ना कि अगर आदमी सच्चे मन से दोस्तों किसी काम को करे तो दोस्तों पूरी कायनात मिलकर उसका साथ देती है। तो दोस्तों मैंने पूरी सच्चे मन से आपकी आपकी मेहनत से कर रहा हूँ दोस्तों। पूरी कायनात मेरा साथ देगी और दोस्तों पूरी मेहनत से लग जाओ, 100% पूरी कायनात दोस्तों आपका साथ देगी और जरा का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। डरना नहीं है आपको बस। तो 76 का दोस्तों सही आंसर जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संसद दोस्तों सर्वोच्च नहीं है, वो है संविधान जो है दोस्तों सर्वोपरि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है और बाकी सब ठीक है। 77 निम्न में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है? लिखित संविधान, राज्य को कोई धर्म नहीं है। तीसरा, स्थानीय निकायों को शक्तियों का स्थानांतरण। और चौथा, चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित संसद। दोस्तों जब आपके साथ कोई गाइड नहीं हो दोस्तों, आप अकेले हो, तो दोस्तों अपने मन की सुनो, ठीक है। और पॉजिटिव थिंकिंग रखो अपने साथ दोस्तों, अच्छा होगा। डरो नहीं, बिल्कुल डर के आगे जीत है। ड्यू पीना शुरू कर दो, ठीक है। दोस्तों 77 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित संसद। 78 सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में कार्ल पाकर, टी एस कुन, पाल फेयरबांड, चौथा है फ्रांसिस बेकन। सेकंड में आगमनात्मक प्रविधि विधि के विरुद्ध रूपावली और मिथ्याकरण। दोस्तों हमारे सर जो हमारे सुपरवाइजर हैं, ठीक है, पीएचडी के गाइड हैं दोस्तों, वो बोलते हैं यार तू एकदम कमाल का व्यक्ति है, ठीक है। मुझसे कुछ नहीं कहते और जो भी पीएचडी कर रहे हैं उनको लताड़ लगाते हैं। वो बोलते हैं यार इससे कहने की जरूरत नहीं है यार, ये खुद ही एक ऐसा इंसान है। दोस्तों हमारे वीडियो को देखकर हमारे सर ने वीडियो बनानी शुरू की, बोला यार मुझे कुछ चीला बना ले मुझे अपना। मैं बोला सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? दोस्तों जहाँ मैं पीएचडी कर रहा हूँ ना, वो भी प्रिंसिपल भी, एचओडी भी, हमारे सर भी कहते हैं यार क्या कमाल का व्यक्ति यार ये। दोस्तों बिल्कुल एक्टिव न, ऐसे में एकदम एक्टिव हूँ मैं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ, ठीक है। दोस्तों 78 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कार्ल पाकर। ऑप्शन नंबर 4 मिथ्याकरण, ठीक है। दोस्तों ये विधि है और ये आदमी, ठीक है। तो टी एस कुन, ऑप्शन नंबर 3 रूपावली, पॉल फेयरबांड, ऑप्शन नंबर 2 विधि के विरुद्ध, और फ्रांसिस बेकन। और दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आगमनात्मक प्रविधि। 79 ऐसे संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करना चाहता हो को न्यूनतम कितने वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष। ऐसे संस्थान जो मानित विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन करना चाहता हो को न्यूनतम कितने वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए? दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, सी सॉरी, ठीक है दोस्तों, 20 वर्ष तब उसको दोस्तों डिग्री का, ठीक है, यानी कि कोई कॉलेज अगर लगातार 20 वर्ष तक रहता है, ठीक है, और दोस्तों वो आवेदन करता है कि भाई हमने 20 वर्ष हो गए हैं, हमको यूनिवर्सिटी बना दो, तो 20 वर्ष उसका एलिजिबिलिटी है, ठीक है। 80वां सवाल, अध्यापक शिक्षक पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, तीसरा
भारत में अध्यापक शिक्षण की भविष्य दृष्टि, गुणवत्ता और विनियामक परिप्रेक्ष्य 2012। चौथा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का प्रारूप। अच्छा ज्योति जी, वेलकम, गुड गुड गुड। 78 में डाउट है? ओके मैडम जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों 80 में सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, योग को शामिल किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। 81, विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए स्थापित अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड का वर्तमान स्वरूप है यूजीसी, एआईयू, ए एल यू ई, पी ए। तो ये एन होगा, ये एन न्यूपा। ठीक है, एन न्यूपा होगा ये। और होता है आई सी एस आर। ये दोस्तों ए आई यू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ए आई यू। 82 है, इस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। पहला, पांचवा संविधान संशोधन 1955। दूसरा, छठा संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तीसरा, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955। और चौथा है सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। तो दोस्तों 82 का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 83 है, शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न विश्वविद्यालयों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतः विश्वविद्यालय बोर्ड के बंद होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, IIAS शिमला। और नंबर 4 है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, 84, भारत में उच्च शिक्षा में निम्नलिखित में से किस अनुशासन में नामांकन प्रतिशत सर्वाधिक है? कला, विज्ञान, वाणिज्य या प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग। तो दोस्तों 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन होते हैं दोस्तों वो कला विभाग में ज़्यादा होते हैं, हायर एजुकेशन में। ठीक है, 85, विश्वविद्यालय के नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय उत्तरदायी है? सीनेट, सिंडिकेट, अधिशासी परिषद, विद्यार्थी परिषद या एकादमिक परिषद। दोस्तों नित्य प्रतिदिन प्रशासन के लिए जो है सिंडिकेट या अधिशासी परिषद जो है ये निकाय जिम्मेदार होता है। 86, जिन विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय परिषद होता है उन्हें कहा जाता है केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, आवासीय विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों 86 का जो सही आंसर है वो है आवासीय विश्वविद्यालय। ठीक है, 87, इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल का नाम है? दोस्तों बढ़िया सवाल है। ठीक है, ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, दूरदर्शन या प्रसार भारती।
इग्नू का एकमात्र टेलीविजन शैक्षिक चैनल का नाम है। इग्नू इग्नू का एकमात्र टेलीविजन जो शैक्षिक चैनल का नाम है। तो दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्ञान दर्शन। ठीक है। 88, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में सही है? पहला, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम से होती है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबंधक बोर्ड के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और चौथा, राष्ट्रपति कभी कभार कार्यकारिणी समिति या कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो 88 का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा। 89, भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्टों में से किस एक रिपोर्ट का भाग है? पहला, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट। दूसरा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट। तीसरा, हरटॉन्ग कमेटी समिति रिपोर्ट। चौथा, यूजीसी की विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर संबंधी रिपोर्ट 1965। भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्टों में से किस एक रिपोर्ट का भाग है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूजीसी की विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर संबंधी रिपोर्ट। 90वां सवाल, निम्नलिखित में से डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य के राज्यपाल डीम्ड विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। दूसरा, वे अपना पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसूची बना ले सकते हैं। तीसरा, वे दाखिला तथा शुल्क के विषय में अपने दिशा निर्देश बना सकते हैं। और चौथा, वे उपाधि प्रदान कर सकते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय के विषय में कौन सा सही है? दोस्तों 90 में का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला ठीक है इसका, और सी ठीक है, और डी ठीक है। 91, किसी विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस निकाय या इकाई को सांविधिक कार्य करना होता है? पहला, पाठ्य समिति, वित्त समिति, प्रबंधन समिति या शोध उपाधि समिति। किसी विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से दोस्तों 91 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रबंधन बोर्ड। 92, हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली के माध्यम से पीएचडी कार्यक्रम के अनुसरण के लिए अब कौन सा एक अनिवार्य प्रावधान बन गया है? पहला, पीएचडी के लिए पंजीकरण। दूसरा, विविध कार्य पाठ्य कार्य या कोर्स वर्क। ठीक है। तीसरा है 3 वर्ष तक अनिवार्य उपस्थिति। चौथा है
विश्वविद्यालय से बाहर के पर्यवेक्षक से मार्गदर्शन। दोस्तों अब जो यूजीसी ने कह दिया है कि जो भी पीएचडी करेगा दोस्तों उसको सबसे पहले 6 महीने का कोर्स वर्क करना अनिवार्य है। दोस्तों 92 का सही आंसर हो जाएगा कोर्स वर्क या विहित पाठ है कार्य। 93 भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यक्ष कौन होता है? विश्वविद्यालय या का कुलपति कुलाधिपति, दूसरा विश्वविद्यालय का कुलपति, तीसरा विश्वविद्यालय का कुल सचिव, चौथा होता है विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष। सुबोध जी आपका वेलकम, राजू कुमार जी वेलकम। दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय प्रणाली के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विश्वविद्यालय का कुलपति, वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। 94 55% अंकों वाला एक स्नातकोत्तर उत्तीर्ण छात्र पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के लिए शोध करना चाहता है, इसके लिए औपचारिक आवश्यकताएं क्या होंगी? पहला, किसी विश्वविद्यालय की नामांकन परीक्षा में बैठना, दूसरा एक कोचिंग संस्थान में जाना, तीसरा एक विशेषज्ञ शिक्षक से सलाह लेना, चौथा नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, पांचवा शोध के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, छठा एक सहपाठी समूह के साथ शोध प्रस्ताव पर चर्चा करना, सातवां शोध के विषय पर विशेषज्ञों की राय लेना, आठवां विश्वविद्यालय के संगत निकाय द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करना और नौवां अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्य में भाग लेना। तो दोस्तों 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला ठीक है, ठीक है, चौथा ठीक है। पहला दोस्तों ये है कि किसी विश्वविद्यालय की नामांकन परीक्षा में बैठना, चौथा है नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना, और पांचवा है शोध के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, और आठवां है विश्वविद्यालय के संगत निकाय द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित करना, और नौवां अनिवार्य पाठ्यक्रम कार्य में भाग लेना। 95 भारत में राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध उच्च शिक्षा प्रणाली का कार्यकारी और नेतृत्वकर्ता कौन होता है? फैकल्टी का डीन, विश्वविद्यालय का कुलपति और विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, चौथा है शिक्षा का डीन। दोस्तों भारत में राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध उच्च शिक्षा प्रणाली का कार्यकारी और नेतृत्वकर्ता कौन होता है? दोस्तों सही आंसर है विश्वविद्यालय का कुलपति, ठीक है। 96 दो या अधिक राज्यों के बीच के विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? परामर्शदायी अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता, मौलिक या रिट? यानी कि दोस्तों ये सवाल ये बोल रहा है कि अगर दो राज्यों में कोई विवाद हो जाए, ठीक है, तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है या उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, दोस्तों वो क्या करेगा? दोस्तों वो करेगा मौलिक अधिकारिता देगा, ठीक है। 96 का सी। 97 भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य है? पहला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तीसरा, किसी भी जांच के लंबित रहने तक उसे निलंबित किया जा सकता है। और चौथा, उसे दुर्व्यापार सिद्ध होने या क्षमता के कारण हटाया जा सकता है।
तो दोस्तों 97 का बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये आ सकता है सवाल। तो 97 का तो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। तो डी ठीक है। पहला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और ऑप्शन नंबर 4, उसे दुर्व्यापार सिद्ध होने या क्षमता के कारण हटाया जा सकता है। 98, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए। पहला, शिक्षा केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता। दूसरा, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर। तीसरा, केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर। और चौथा, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। तो दोस्तों सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। 99, भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं? विस्तार, साम्यता, निधियां, परीक्षा सुधार, उत्कृष्टता, प्रवेश परीक्षाएं। हरीश प्रताप जी वेलकम आपका। अब आए हो भाई। भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। पहला विस्तार, ऑप्शन नंबर साम्यता, ऑप्शन नंबर 5 उत्कृष्टता। 100 में सवाल, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अपेक्षित है स्वायत्त शासन, संकेंद्रित निधियन, मूल्यांकन तंत्र पर नियंत्रण, स्वतंत्र प्रतिफल, शासन तंत्र द्वारा स्टाफ की नियुक्ति। दोस्तों कमेंट फीडबैक जरूर देना। ठीक है। 5 मिनट बाद वीडियो को दोबारा ऑन करना। ठीक है। ग्रुप में डाली गई है, दोबारा ऑन करना और अपने कितने सही हुए और आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है। जरूर बताना। दोस्तों सही आंसर सोने का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। पहला स्वायत्त शासन, दूसरा संकेंद्रित निधियन और चौथा स्वतंत्र प्रतिफल। दोस्तों कुछ मोटिवेशन बात बताई मैंने आपको, कान में बांध लेना। ठीक है। कहते हैं ना, दिमाग में सेट कर लेना उन बातों को। डटे रहो दोस्तों, मेहनत करना कभी दोस्तों बेकार नहीं जाता। ठीक है। कोशिश करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती है। मैं बोलता हूँ दोस्तों, मेहनत करने वालों की भी हार नहीं होती है। ठीक है। मेहनत करिए, सफलता 100% मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं कल 3 बजे। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फीडबैक जरूर देना, वीडियो को लाइक कर दो भाई। ठीक है। अच्छी लगी होगी आपको जरूर। 99 सवाल में क्या है? ये 99 वो सवाल। ओह, 99 सवाल बोल रहा है कि भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं? तो विस्तार, ठीक है, और साम्यता और उत्कृष्टता, ये जो है आप सबको जानता होगा। प्रवेश परीक्षा तो होती हैं ही, परीक्षा में सुधार जो है वो होता रहता है। ठीक है। और निधियाँ, तो निधियाँ भी बहुत हैं। इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।